Good morning students, myself Aditya Solanki, I am your social science teacher. Welcome to वीणा पानी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पेपर पैटर्न के ऊपर डिस्कशन किया था और सिविक्स के चैप्टर 1 के ऊपर डिस्कशन किया था, यानी कि उसको रिवाइज किया था। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डू रिवीजन ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री एंड चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी। आज की वीडियो में हम लोग आपके चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का और चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का डिस्कशन करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। जो भी चैप्टर आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं या जो भी रिवीजन वीडियोस जा रही हैं, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, शॉर्ट के सारे करा रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग के नहीं। लॉन्ग के वो क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो हाफ पेज से ज़्यादा मैटर कंटेन करते हैं, तो इतना कंटेंट आपको लिखने को नहीं आने वाला है। तो अगर आपको कोई भी लॉन्ग आंसर जो कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, तो उसको यूनिट टेस्ट में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं होता है कि आप इतने बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स को राइट करें और साथ में पूरा पेपर भी सॉल्व करें, और इतना मार्क्स भी वो कंटेंट नहीं करते हैं कि इतना कंटेंट देना सही रहे। इस वजह से आपको जितने भी शॉर्ट आंसर रहेंगे वो एवरेज लेंथ के रहेंगे, और जो ये लॉन्ग आंसर के बारे में बात कर रहा था मैं, और शॉर्ट आंसर तो सारे आपके छोटे ही हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोशिश करिएगा कि सबसे पहले आप बुक वर्क को रिवाइज़ करें, क्योंकि बुक वर्क इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा ही। और अगर आप एक चीज़ हिस्ट्री और सिविक्स को रिलेट करके पढ़ेंगे, यानी कि एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा ईजी होगा किसी भी टॉपिक को कवर करना और किसी भी टॉपिक को लर्न करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी को। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट। ये आपके शॉर्ट आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज का मतलब आपको पता है संसाधन होता है। रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड, यानी कि रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं या वो वस्तुएं होती हैं जिसको यूज़ किया जाता है मानव के द्वारा अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि संरक्षण या संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज carefully so as to giving them gap to get renewed is called conservation of resources, यानी कि रिसोर्सेज को बड़ी सावधानी पूर्वक यूज़ करना और उनको गैप देना कि जिससे कि वो रिन्यूड हो जाएं, उसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, मैन कंज्यूम अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन देयर नेचुरल स्टेट, गिव एग्जाम्पल। सम रिसोर्सेज आर कंज्यूम्ड बाई मैन इन देयर नेचुरल वे, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं, संसाधन भी होते हैं जिसको मैन यानी कि जो पीपल होते हैं वो कंज्यूम करते हैं उनके नेचुरल वे में, यानी कि ना उसमें बिना कोई चेंज करे हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, रॉक्स, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, इसमें चेंज नहीं किया जाता। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या अंतर है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो हम लोगों को पता नहीं है अभी कि प्रेजेंट टाइम में उसकी क्वांटिटी कहाँ पे कितनी है, या फिर हम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे कि हम उसको यूज़ कर पाएँ। बट अगर हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज की बात करें तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो हैं जिनकी क्वांटिटी हम लोगों को मालूम है। तो वही आपके आंसर में भी लिखा है, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द वन ऑफ विच वी हैव इनसफिशिएंट नॉलेज और वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉइट देम एट प्रेजेंट, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है या हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनको हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकें। ऑन द अदर हैंड, एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज
हुज क्वांटिटी इज़ नोन, यानी कि एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हम लोगों को मालूम होती है। फिर आपका नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है या इससे हम लोग क्या समझते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने आपको बताया था ये एक ऐसा प्रोसेस है डेवलपमेंट का जिसमें कि जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी होती है उसको मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं, हम लोग डे बाय डे और तरक्की करते जा रहे हैं, बट वो जो डेवलपमेंट है वो अब हम लोगों के इन्वायरमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि उसका विपरीत इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। तो अब इसके आंसर को ज़रा पढ़ते हैं हम लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है डेवलपमेंट का, विकास का, वेयर इन द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ मेंटेन्ड, जहाँ पे इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी होती है, पर्यावरण की जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन रखते हैं हम लोग। एंड यूसेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी शो दैट इट शुड नॉट बी डिप्लीटेड, और जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी क्वालिटी को हम लोग मेंटेन किए रखते हैं, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो जाएं, ये एकदम समाप्त ना हो जाएं। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग आंसर के ऊपर, बात करते हैं लॉन्ग आंसर नंबर 2 की। हाउ कैन वी क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर exhaustibility. On the basis of exhaustibility, resources can be classified as under, दो पार्टों में क्लासीफाई किया गया है, एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है आपका नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि टर्म से ही आप समझ रहे हैं कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग फिर से रिन्यूड कर सकते हैं, बट नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग बस एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो वेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। They are inexhaustible or can be easily reproduced, and restored resources like solar and wind energy are unlimited. Human activities have no effect on their quantity. यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्स जो कि बहुत ही आसानी से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं या रिस्टोर हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी को हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी जो कि अनलिमिटेड है, या ह्यूमन एक्टिविटी का इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इनकी क्वांटिटी पर। जैसे कि अगर हम लोग विंड की बात कर रहे हैं, अगर विंड से या विंड मिल जो लगी होती हैं वहाँ से हम लोग एनर्जी तो जनरेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार अगर उस टरबाइन पे जो हवा जो उस टरबाइन को चलाती है और उस टरबाइन को क्रॉस करने के बाद वो वेस्ट हो जाती है। नहीं, वो अपनी क्वांटिटी में मेंटेन रहती है, उसकी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उससे एनर्जी जो जनरेट हो रही है बट उसकी क्वांटिटी भी कम नहीं हो रही है। फिर सेकंड है आपका नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑन अर्थ, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो जिनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रीजनरेटेड और रिप्लेनिश्ड बाय ह्यूमन एज दे टेक थाउजेंड और मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, यानी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी फिक्स है और वो इतनी ईजिली तरीके से रिन्यूड नहीं हो पाते या रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते। उनको जो रिप्रोड्यूस होने में कई हज़ार साल लगते हैं। इसका एग्जांपल है आपके फॉसिल फ्यूल्स, और जितने भी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन सबको बनने में कई हज़ार साल लगते हैं। जो फॉसिल फ्यूल हम लोग आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो आपका फॉसिल फ्यूल से पेट्रोलियम बनता है और डीजल बनता है, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत साल पहले से बनती चली आ रही हैं, तो आज हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। अगर इनकी क्वांटिटी ख़त्म हो गई तो इनको बनने में उतना ही टाइम और लगेगा। फिर आपका थर्ड आंसर है एक्सप्लेन वाई सम कंट्रीज आर रिच वाइल अदर आर पुअर। आपको ये रीज़न बताना है कि कुछ कंट्रीज़ इतनी रिच क्यों होती हैं और कुछ कंट्रीज़ इतनी पुअर क्यों होती हैं। तो जब हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कंट्री की जो रिचनेस है वो सीधे इफेक्ट करती है उसके रिसोर्सेज पे, यानी कि जितने ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज होंगे वो उतनी ही ज़्यादा रिच होगी।
और टेक्नोलॉजी भी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की, उनको यूज़ करने की, तो आपके लिए वो रिसोर्सेज बेकार हो जाएंगे। जैसे कि अब हम लोग पढ़ते हैं, एक्सप्लेन वाई सम कंट्रीज आर रिच वाइल अदर्स आर पुअर। रिचनेस ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि सीधे डिपेंड करती है किस पे, नेचुरल रिसोर्सेज इट पोजेस्ड। इफ अ कंट्री हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट कैन यूज़ देम वेल, अगर किसी कंट्री के पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की और उसको वो अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है, देन इट इज़ वेरी लाइकली दैट द कंट्री शैल बी अ प्रॉस्पेरस कंट्री, यानी कि तब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कंट्री एक समृद्ध कंट्री है या एक समृद्ध राष्ट्र है। सिमिलरली इफ़ अ कंट्री लाइक नेचुरल रिसोर्सेज और इट इज़ नॉट एबल टू यूटिलाइज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज वेल, देन द कंट्री माइट बी अ पुअर वन। और इसी प्रकार जैसे किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है या वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, तब वो कंट्री एक पुअर कंट्री में काउंट होने लगती है, क्योंकि जो कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है वो डिपेंड करती है सीधे नेचुरल रिसोर्सेज पे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ज्योग्राफी के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स की तरफ। इस वीडियो में केवल हम लोग हिस्ट्री के शॉर्ट आंसर्स का ही रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, जेम्स मिल सेड दैट इंडिया नीडेड टू बी कॉन्कर्ड एंड सिविलाइज्ड बाय द ब्रिटिश, व्हाई। यानी कि जेम्स मिल ने अपनी बुक में ये लिखा था कि जो ब्रिटिश ने इंडिया पे कब्जा किया था और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी, इसकी इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्यों? मिल ट्राई टू चेंज द इंडियन सिनेरियो बाय इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशंस and law. He suggested that the British should conquer India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. मिल जो जेम्स मिल ने जो अपनी किताब में लिखा था उसमें उन्होंने ये बताया था कि इंडियन सिनेरियो को वो यूरोपियन मैनर्स से चेंज करना चाहते थे, यानी कि जो उनके आर्ट्स थे, इंस्टीट्यूट्स थे, लॉ थे, उनके मामले में जो यूरोपियन पावर्स थी, यानी कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड थे और उन्हीं के जो आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और उनके जो नियम कानून थे, लॉ थे, उसी के साथ वो इंडिया को भी डेवलप करना चाहते थे। ही सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्कर इंडिया टू इंश्योर द इनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, यानी कि वो उनके इनलाइटमेंट के लिए और उनकी खुशी के लिए उन्होंने उनके ऊपर या इंडिया के ऊपर हुकूमत हासिल की। हालांकि ये केवल उनकी राय थी और ऐसा कुछ भी सच नहीं है। उन्होंने जो ब्रिटिश ने हम लोगों के ऊपर राज्य किया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। हाँ, उन्होंने कुछ डेवलपमेंट तो किए हैं, ये सही है, जैसे रेलवे हो गया और बाकी कई चीज़ें हो गई, बट केवल इसी बेसिस इसी इंटेंशन से उन्होंने कॉन्करर किया था, ये गलत बात है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड के ऊपर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। हम लोग मॉडर्न पीरियड के रिटन रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज एंड ट्रेवलर, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड प्रिंटिंग spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feeling. For example, Dadabhai Naoroji's poverty and un-British rule in India. अगर रिटर्न रिकॉर्ड्स की बात करें मॉडर्न पीरियड की, तो हम लोगों के पास खूब सारे मतलब भरमार है, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हम लोगों के पास अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो भी काम करते थे या जो भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करते थे वो उसका रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे, और उस टाइम पे जितने भी ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते थे या जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटी होती थी वो एजुकेटेड होते थे, और इसी वजह से वो अपने आइडियाज़ को अपनी डायरी में, अपनी ऑटोबायोग्राफीज में लिखते थे। थर्ड है आंसर आपका, हाउ हिस्टोरियन डिवाइड इंडियन हिस्ट्री।
यानी कि इंडियन हिस्ट्री को हिस्टोरियन ने कैसे डिवाइड किया है, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका एशियंट, सेकंड है आपका मिडिवल और थर्ड है आपका मॉडर्न। फिर फोर्थ डिफाइन रीनेसेंस। रीनेसेंस कौन सा पीरियड होता है? ब्रिटिश मतलब यूरोप में 14 से लेकर 17 सेंचुरी का जो पीरियड होता है, जो कि मिडिल एज और मॉडर्न एज के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, उसको हम लोग रिनेसेंस कहते हैं। इट स्टार्टेड एट द कल्चरल मूवमेंट इन इटली इन द लेटर मेडिवल पीरियड एंड लेटर स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप, मेकिंग द बिगनिंग ऑफ द अर्लियर मॉडर्न एज। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। राइट ब्रीफली अबाउट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग बिल्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हम लोगों को उन हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में बताना है जो कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में बनी। द ब्रिटिश बिल्ट सेवरल मॉन्यूमेंट ड्यूरिंग देयर रूल इन इंडिया। उन्होंने कई सारे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया जिस टाइम पे वो यहाँ पे राज कर रहे थे। सम ऑफ देम वर built to mark important events of their time, for example Gateway of India, Rashtrapati Bhavan, etc. These buildings represent architectural style of medieval rule of India and important sources of information about the British। यानी कि ये बिल्डिंग्स हैं वो आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शा रही हैं मेडिवल रूलर के, और जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है आज के टाइम के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स को भी कवर कर लिया है हिस्ट्री के, और अगर आपको इस वीडियो में भी कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप जो आपका क्वेश्चनिंग आ रहा है 10 AM से 11 AM के बीच में, आप उसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और अगर उसमें भी अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। जो भी डाउट आपके रहेंगे क्लियर किए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।